शुरुआती संगीत। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि स्पेस मतलब अंतरिक्ष हमारा फाइनल फ्रंटियर है। पर क्या हो अगर असली फाइनल फ्रंटियर, सबसे बड़ा रहस्य हमारे ही ग्रह पर हो, हमारे पैरों के ठीक नीचे। आप महासागरों की बात कर रही हैं? बिल्कुल, महासागर, जिनका 80% से ज्यादा हिस्सा आज भी अनमैप्ड है। मतलब हम मंगल की सतह के बारे में इससे ज्यादा जानते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि हम दूसरे ग्रहों पर पानी खोज रहे हैं और अपनी पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा हमारे लिए एक पहेली है। सही कहा। और आज हम इसी पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर गोता लगाने वाले हैं समुंदर के कुछ ऐसे राज में जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगते। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हम देखेंगे कि सतह के नीचे क्या क्या छिपा है, अनजानी चीजों से लेकर ऐसा जीवन जो विज्ञान को चुनौती देता है, और खोए हुए महाद्वीपों की कहानियों से लेकर इस हकीकत तक कि हमने उन गहराइयों पर क्या असर डाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत उन चीजों से करते हैं जो दिखती तो हैं पर समझ से परे हैं। हमारे पास एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। अच्छा। एनिग्मा नाम का एक यूएफओ ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। उसके अनुसार सिर्फ अमेरिका के तटों पर 9,000 से ज्यादा अज्ञात पनडुब्बी वस्तुएं मतलब यूएसओज देखी गई हैं। 9,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये कोई आर्म ड्रोन या सबमरीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने इन्हें देखा है वो बताते हैं कि इनकी हरकतें हमारी टेक्नोलॉजी की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। जैसे कि अविश्वसनीय रफ्तार, अचानक से रुककर 90 डिग्री पर मुड़ जाना, और जो सबसे अजीब बात है क्या, वो है इनका हवा से सीधे पानी में घुस जाना या पानी से निकलकर आसमान में उड़ जाना, वो भी बिना रफ्तार कम किए। एक मिनट, बिना किसी स्प्लैश के, बिना धीमा हुए? हाँ। विशेषज्ञ इसे एक नाम भी देते हैं, वो ट्रांसमीडियम कैपेबिलिटी। ये तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है। हमारी तो कोई भी मशीन ऐसा नहीं कर सकती है ना। ठीक यही बात इसे इतना रहस्यमयी बनाती है। और इनके हॉटस्पॉट्स भी हैं, जैसे कैलिफोर्निया के पास करीब 389 और फ्लोरिडा के पास 306 साइटिंग्स हुई हैं। जाहिर है इससे लेकर बहस भी बहुत होती होगी। हाँ, दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ हैं केंट हेकिन-लाइवली जैसे लेखक, वो तो मजाक में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि या तो ये कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते, या हमारी तकनीक पानी के नीचे भूतों को पकड़ रही है। वो मानते हैं कि सरकार कुछ छिपा रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है रिटायर्ड नेवी रियर एडमिरल टिम गैलॉर्ड जैसे लोग। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर खतरा मानते हैं। वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत ज्यादा। वो 2019 के पेंटागन वीडियो का उदाहरण देते हैं, जिसमें यूएसएस ओमाहा के पास एक अजीब सी चीज प्रशांत महासागर में गोता लगा जाती है। उनका कहना है कि चाहे ये किसी और देश की एडवांस टेक्नोलॉजी हो या कुछ और, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक तरफ अलौकिक संभावना, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। और ये रहस्य सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। मैंने जापान के पास भी एक ऐसी ही जगह के बारे में पढ़ा है, ड्रैगन्स ट्रायंगल। हाँ, ड्रैगन का त्रिकोण। जापानी में इसे कहते हैं मानोउमी, यानी शैतान का समुद्र। शैतान का समुद्र? जी। इसे बर्मुडा ट्रायंगल का प्रशांत महासागर वाला वर्जन माना जाता है। और ये उन 12 जगहों में से एक है जिन्हें वाइल्ड वोर्टिसेस कहा जाता है। वाइल्ड वोर्टिसेस? ये क्या होता है? सुनने में तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। ये एक थियरी है कि दुनिया में 12 ऐसी जगहें हैं जहां पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा में बहुत अजीब उतार चढ़ाव होता है, और बर्मुडा और ड्रैगन्स ट्रायंगल दोनों ही ऐसी जगह हैं। और ड्रैगन्स ट्रायंगल से जुड़ी कहानियां तो बहुत पुरानी है, वो मंगोल शासक कुबलई खान वाली। हाँ, वो सबसे प्रसिद्ध घटना है। 13वीं सदी में कुबलई खान ने 2 बार जापान पर हमला करने के लिए बहुत बड़े बेड़े भेजे। और दोनों बार उनके बेड़े इसी ड्रैगन्स ट्रायंगल में आए, भयंकर तूफानों में तबाह हो गए। कहते हैं करीब 40,000 सैनिक मारे गए थे। और ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, 1950s में भी तो कुछ हुआ था। बिल्कुल। 1952 में जापानी सरकार ने कायोमारू नंबर 5 नाम के एक रिसर्च शिप को वहां भेजा, ये पता लगाने के लिए कि जहाज क्यों गायब हो रहे हैं। और फिर विडंबना देखिए, वो जहाज खुद अपने 31 क्रू मेंबर्स के साथ हमेशा के लिए लापता हो गया। उसका कोई मलबा तक नहीं मिला। अरे बाप रे! तो इसके पीछे की वैज्ञानिक थ्योरी क्या है? सिर्फ खराब मौसम? मौसम एक बड़ा कारण है। वहां गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं मिलती हैं। समुद्र के नीचे ज्वालामुखी भी बहुत हैं। पर एक और बहुत दिलचस्प थ्योरी है
मीथेन हाइड्रेट गैस की। मतलब समंदर के तल से गैस का एक बड़ा बुलबुला उठता है और वो अपने आसपास के पानी की डेंसिटी मतलब घनत्व को एकदम से कम कर देता है। जहाज जिस उछाल के कारण तैरता है वो खत्म हो जाता है और वो पत्थर की तरह सीधा नीचे। बिल्कुल। हालांकि कुछ शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि कई कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं और जो जहाज गायब हुए वे असल में छोटी मछली पकड़ने वाली नावें थी। ये सब तो हुई रहस्यमयी बातें। लेकिन आप समुद्र की उन गहराइयों में चलते हैं जो 100% असली हैं, पर किसी कल्पना से कम अजीब नहीं। जरूर, चलिए चलते हैं पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच। इसके बारे में जब भी मैं पढ़ती हूँ मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 11 किलोमीटर की गहराई। अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 किलोमीटर नीचे होगी। और वहां का दबाव की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। सतह से 1100 गुना ज्यादा। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? ऐसे समझिए कि आपके शरीर के हर वर्ग इंच पर 8 टन का वजन रखा है। बाप रे, इंसान तो एक पल में कुचल जाए। बिल्कुल। साथ में घना अंधेरा और तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास 1 से 4 डिग्री सेल्सियस। और इस जानलेवा माहौल में जीवन है, ये बात ही दिमाग को चकरा देती है। वहां मारियाना स्नेल फिश नाम की एक मछली है। हाँ, और वो दिखती भी किसी भूतिया मछली जैसी है। उसका शरीर जिलेटिन जैसा नाजुक और लगभग पारदर्शी होता है। मतलब उसमें हड्डियां नहीं होती? होती हैं, पर बहुत नरम। और इसमें तैरने वाला ब्लैडर नहीं होता, क्योंकि इतने दबाव में हवा से भरा कोई भी अंग फट जाएगा। कमाल है। और सिर्फ स्नेल फिश ही नहीं है वहां? नहीं, वहां 10 सेंटीमीटर से भी बड़े विशाल एकल कोशिका वाले जीव मिले हैं जिन्हें मोनोथलेमिया कहते हैं। एक सेल का जीव इतना बड़ा? हाँ, और विशाल एम्फीपोड्स भी हैं जो झींगे जैसे दिखते हैं पर बहुत बड़े होते हैं। इसे डीप सी गाइगेंटिज्म कहते हैं। ये भी एक रहस्य है कि गहरे समुद्र के जीव इतने बड़े क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना ज्यादा दबाव, 8 टन का वजन, ऐसा क्या है इन जीवों में कि ये पिचकते नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका राज है एक केमिकल में जो उनके शरीर की हर कोशिका में होता है। कौन सा केमिकल? इसका नाम है TMAO, यानी ट्राइमेथाइल अमाइन एनॉक्साइड। TMAO ये क्या करता है? देखिए, इतना ज्यादा दबाव हमारी कोशिकाओं के अंदर जो पानी के अणु हैं उनकी संरचना को बिगाड़ देता है, उन्हें कुचल देता है। अच्छा। TMAO यहाँ एक संरचनात्मक एंकर की तरह काम करता है। वो पानी के अणुओं को कसकर पकड़ता है और कोशिकाओं को ढहने से बचाता है। तो एक तरह से ये केमिकल कवच है जो सेल्स को अंदर से मजबूती देता है। बिल्कुल सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीव जितना ज्यादा गहरा रहता है उसके शरीर में TMAO की मात्रा उतनी ज्यादा होती है। वाह, मतलब प्रकृति ने जिंदा रहने का एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और भी ऐसे उदाहरण हैं? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स? हाँ, 1977 में वैज्ञानिकों को समुद्र तल पर ऐसी दरारें मिलीं जिनसे 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म खनिजों से भरा काला धुआं निकल रहा था। 400 डिग्री सेल्सियस? जी। और हैरानी की बात यह थी कि इस उबलते जहरीले पानी के आसपास जीवन का एक पूरा शहर बसा हुआ था। ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। बिना सूरज की रोशनी के तो फिर ऊर्जा कहां से मिल रही थी? यहीं पर जीव विज्ञान की किताबें बदल गई। हम हमेशा मानते थे कि सारा जीवन फोटोसिंथेसिस मतलब सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। सही है। पर यहाँ के जीव एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, कीमोसिंथेसिस। वो सूरज की रोशनी के बजाय इन वेंट्स से निकलने वाले रसायनों से ऊर्जा लेते हैं। और इस पर एक पूरी फूड चेन बनी हुई है। जी हाँ, छोटे जीवाणु इन रसायनों को खाते हैं, फिर उन पर पलने वाले बड़े जीव हैं 6-6 फीट लंबे ट्यूब वॉर्म, अजीब तरह के केकड़े, झींगे, एक पूरी अलग दुनिया जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी पर चलती है, सूरज पर नहीं। ये जीवन इतना एलियन जैसा है कि समझ आता है क्यों लोगों ने कल्पना की है कि शायद वहां पूरी की पूरी सभ्यताएं छुपी होंगी। बिल्कुल। और ये हमें खोए हुए महाद्वीपों की कहानियों पर लाता है, जैसे म्यू। हाँ, म्यू का मिथक, ये कैसे शुरू हुआ? इसकी कहानी असल में एक गलत अनुवाद से शुरू हुई। बाद में जेम्स चर्चवर्ड नाम के एक लेखक ने इस आइडिया को लिया और उस पर कई किताबें लिख डाली। और चर्चवर्ड की कहानियां तो बहुत ही कल्पनाशील थी, है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने दावा किया कि म्यू प्रशांत महासागर में एक विशाल महाद्वीप था।
उस पर नाकाल नाम की एक बेहद उन्नत सभ्यता रहती थी, जिसकी आबादी 6.4 करोड़ थी। और फिर एक ही रात में ज्वालामुखी फटने से वो पूरा महाद्वीप समुद्र में डूब गया। सुनने में बहुत रोमांचक है, पर क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव है? नहीं, वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल असंभव है, और इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। इसे सरल शब्दों में समझाएं। हमारे जो महाद्वीप हैं वो हल्की चट्टानों से बने हैं, जो समुद्र तल की भारी चट्टानों के ऊपर तैर रहे हैं। कोई भी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो एक पूरे महाद्वीप को अचानक से डुबो सके। ये प्रक्रियाएं लाखों करोड़ों सालों में होती हैं। तो न्यू अटलांटिस का कोई भूवैज्ञानिक सबूत नहीं है? आज तक तो नहीं मिला है, पर ये कहानियां हमें खींचती हैं क्योंकि ये एक खोए हुए स्वर्ण युग का सपना दिखाती हैं। तो हमने रहस्य, विज्ञान और कल्पना की दुनिया में गोता लगाया, पर अब एक कठोर वास्तविकता पर आते हैं। हम सोचते हैं कि मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे दूर, सबसे पवित्र जगह है। लेकिन सच तो ये है कि हमने उसे भी नहीं बख्शा। ये इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। हाँ, वैज्ञानिकों को मारियाना ट्रेंच में रहने वाले छोटे क्रस्टेशियंस के शरीर में पीसीबी नाम का एक जहरीला केमिकल मिला है। पीसीबी? ये तो वो केमिकल है जिसे 1970s में बैन कर दिया गया था। वही 50 साल पहले बैन किया गया केमिकल आज भी पृथ्वी की सबसे गहरी खाई को जहरीला बना रहा है। और सिर्फ यही नहीं, एक अध्ययन में पाया गया कि वहां पकड़े गए 100% एम्फीपोड्स के पेट में माइक्रोप्लास्टिक के रेशे थे, हर एक जीव के अंदर। और वो एक खोजकर्ता की कहानी, जब वो बिल्कुल तल पर पहुंचे थे। हाँ, विक्टर वेस्कोवो। 2019 में जब वे समुद्र के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचे तो उन्हें वहां क्या मिला? एक प्लास्टिक की थैली और कैंडी के रैपर। मतलब हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर रोवर भेज रहे हैं, और हमने धरती की सबसे गहरी, सबसे पाक मानी जाने वाली जगह पर भी अपना कचरा पहुंचा दिया। और सिर्फ कचरा ही नहीं, हमारे इतिहास के निशान भी वहां पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों को वहां के जीवों के शरीर में बम कार्बन भी मिला है। बम कार्बन मतलब परमाणु बम परीक्षणों से। बिल्कुल। 20वीं सदी में जो परमाणु परीक्षण हुए, उनसे कार्बन 14 बड़ी मात्रा में वायुमंडल में फैला। धीरे धीरे वो समुद्र में समा गया और डूबते डूबते 11 किलोमीटर नीचे पहुंच गया। और अब वो वहां की खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। हाँ, ये इस बात का एक अमिट सबूत है कि हमारी पहुंच से कुछ भी अछूता नहीं है। आज के पड़ताल वाकई कमाल की थी। हमने अज्ञात वस्तुओं से शुरुआत की, फिर उस अविश्वसनीय जीवन को देखा जो हर नियम को चुनौती देता है। हमने खोए हुए महाद्वीपों के मिथकों को विज्ञान से परखा, और आखिर में ये देखा कि कैसे हमारा प्रदूषण पृथ्वी के सबसे गहरे स्थानों तक पहुंच गया है। इस पूरी बातचीत में एक आखिरी विचार है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। क्या? हमने उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात की जहां बिना सूरज की रोशनी के जीवन पनपता है। हाँ। वैज्ञानिक आज इन्हें सिर्फ एक अजूबे की तरह नहीं देख रहे, वे इसे एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि सौर मंडल में कहीं और जीवन कैसा हो सकता है। जैसे यूरोपा या एनसेलाडस पर? बिल्कुल। उन चंद्रमाओं की बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर हैं। वहां सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि हो सकती है जो ठीक वैसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स बना सकती हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमारे अपने समुद्र की गहराइयों में जो जीवन है वो हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन कैसा दिखेगा। ठीक यही। शायद पृथ्वी के सबसे अंधेरे कोनों में ही वो सुराग छिपा है जो हमें ब्रह्मांड में हमारे अकेले होने या न होने के सवाल का जवाब देगा। तो क्या ये संभव है कि हमारे अपने ग्रह के सबसे गहरे, सबसे अनजान रहस्य